इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिए दिफाई तज़कियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, चूँकि आप खुद एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं, बड़े बड़े रैंक्स में रहे हैं, आप ये बताइए साबिक फ़ौजी होते हुए आपके इस सिचुएशन को देखते हुए क्या जज्बात हैं? आप इंटरेक्ट भी करते हैं, जो पाकिस्तान के मिलिट्री के जो साबिक एहलकार हैं उनसे भी आपकी इंटरेक्शन होती है, तो अगर उनकी तर्जुमानी थोड़ी सी भी आप कर दें और साथ में ये भी बता दें कि आपके इस सिचुएशन को देखते हुए क्या जज्बात हैं। देखिए, एक तो मैं सुनो टीवी का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्क्रिमिशेस हैं ना इंडिया और पाकिस्तान की एट दी फेस वैल्यू, उसमें तो ये है कि उन्होंने रात को मिसाइल फायर किए और हमारी मसाजिद पे और पब्लिक प्लेसेस पे जो वायलेशन थी UN चार्टर की भी, जनेवा कन्वेंशन की, और हमने जवाब में उनके 5 जहाज़ गिरा दिए। एक ये था। नंबर 2 ये है कि वो ड्रोन हमले उन्होंने अभी शुरू किए हुए हैं और हर ड्रोन को हम अपने तौर के ऊपर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नंबर 3, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की, वहाँ भी सीज फायर था। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो हमेशा याद रखेंगे। मोर देन 45 उनके सोल्जर्स और ऑफिसर्स अभी उधर हलाक हो चुके हैं और जो भी पोस्ट तकलीफ करती है प्रॉब्लम, हम उसको कर रहे हैं। जहां हम रिएक्ट नहीं किया अभी तक, और वो हमने पर्पसली नहीं किया, वो ये था कि एक तो उन्होंने आबी ज़खायर पे हमला किया, हमने आबी ज़खायर पे हमला नहीं किया। उन्होंने पॉपुलेशन सेंटर्स पे हमला किया, हम पॉपुलेशन सेंटर्स पे हमला ड्रोन का हो या वैसे मिसाइल का हो वो हम नहीं करना चाहते, बिकॉज हम वायलेट नहीं करना चाहते इंटरनेशनल लॉ को। यहाँ एक तो ये बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक तो ग्लोबल एंगल है। ग्लोबल एंगल जो है उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप अपनी इस जंग को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। ग्लोबल एंगल ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिशन में है। नंबर 2, चाइना एक एमर्जिंग सुपर पावर है इकोनॉमिकली, और ऑलरेडी वो सेकंड लार्जेस्ट पावर है, इंडिया से 5 टाइम्स बिगर इकोनॉमी है उनकी। और सेकेंडली मिलिटरीली भी जो अभी चाइना के पास सुपरसोनिक नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। और आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी में J-20 स्टेल्थ और जो उनका 10C वगैरह जहाज, और आप वो जो हर तरह का जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, PL जो आपका 15E जो है मिसाइल सिस्टम, इसका कुछ सानी नहीं है। तो देयरफॉर वहां भी वो पीछे नहीं है। तीसरा ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे एक एक्सेस ऑफ ईवल है, और वो एक्सेस ऑफ ईवल है नेतन्याहू मोदी। ये मादर पिदर आज़ाद हैं, ये बिल्कुल इनको ना यूनाइटेड नेशन का कोई परवाह है ना उसके चार्टर की परवाह है। यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर 1 है आर्टिकल, वो कहता है कि अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी अमन को थ्रेटन भी करे तो आप उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ले जाएं। और ये आगे फिर उनके आर्टिकल 6 और 7 में है, 3 स्टेप्स हैं कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ले जाएं, वो ना माने तो इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन करें, सैंक्शंस लगाएं, वो ना माने तो UNO की एक फोर्स बना के उस पर चढ़ाई करें। लेकिन ना इंडिया ना इजराइल ये मानने को तैयार है। तो ये भी एक रियलिटी है। गाजा में क्या कुछ नहीं किया, यानी वो दर्दनाक जो जुल्म ढाए जो हालिया इंसानी तारीख में उसका बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती। और इसी तरह इंडिया जो कुछ कश्मीर के अंदर कर रहा है। तो अभी इस सिनारियो के साथ हम, और आगे एक और पॉइंट ये है कि पाकिस्तान इज एन इरिटेंट, बिकॉज न्यूक्लियर पाकिस्तान इज एन इरिटेंट, CPEC इज ए रेड लाइन दैट यू हैव क्रॉस्ड। तो ये सारी चीज ज़हन में रख के हमें ये भी देखना होगा कि ये जंग को ऐसे बेमकसद तो शुरू नहीं की गई। ये जो इस मैडनेस के अंदर भी कोई मेथड नजर आता है, क्या इसका कोई लिंकेज तो नहीं, कोई हम ट्रैप तो नहीं हो रहे। देयरफॉर जहां तक काइनेटिक एक्शंस है इंडियन के, उसका तो काइनेटिक रिप्लाई अपने तौर पे दिया जाना जरूरी है। बट इन एडिशन टू दैट आपको डिप्लोमेटिकली, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एंडेवर्स में एक बाजी ली हुई है। नंबर 2, मीडिया फाइट के अंदर भी जो नैरेटिव्स हैं, वो चूंकि ये अभी कह रहे हैं ना F-16 गिर गया है, पायलट हमारे पास है, झूठ का पलंदा, एब्सोल्यूट लाई। हमारा कोई जहाज इनकी एयर स्पेस को क्रॉस करके नहीं गया। वो श्रीनगर पे अटैक हो गया, इतने अड्डों पे अटैक हो गया। दीज आर ऑल लाइज।
तो देयरफॉर, लेकिन जो झूठ नेतन्याहू बोलता है वही मोदी बोलता है, उसका किसी को कोई असर नहीं। सारी दुनिया फिर चाहती है कि चलो इनकी मंडियां बड़ी हैं और उधर यहूदियों का इम्पैक्ट अमेरिका से है तो वो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के करम से एक डिग्निफाइड कंट्री है। वी डोंट वांट वॉर। हमें ये पता है कि जंगों से ना पहली जंग अजीम से कुछ हासिल हुआ, ना दूसरी जंग अजीम जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे बम्स गिराए गए, उस पर भी कुछ नहीं हासिल हुआ। तो जंगों से नहीं, बैठ के अक्रॉस द टेबल बात की जा सकती है। लेकिन जब एक मुल्क कहता है मैं ना मानूं, तो उसका फिर हल कोई नहीं है। एक बंदा मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जर्नलिस्ट, कि सर जब आपका डिटरेंस है न्यूक्लियर का, तो फिर दुश्मन को कैसे जुर्रत हो गई है कि वो आपकी एयर स्पेस को वायलेट करे। मैंने उनको ये बताया कि मैंने कहा देखो, ये एक वाज़ेह चीज़ है कि अगर आप दरख्त के साथ रस्सा लगा के आप गले में डाल के उस पर छलांग लगाएंगे तो आप हलाक हो जाएंगे। इवन देन लोग खुदकुशी करते हैं। ये खुदकुशी के बराबर है जो मोदी कर रहा है। लेट अस से कि अगर उसको ये जरूरत होती है कि बॉर्डर क्रॉस करके हमारा कुछ चंक ऑफ लैंड लेना चाहता है, तो फिर आपके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स है। अल्लाह ना करे वहां तक नौबत पहुंचे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को अनडू करने की कोशिश करेंगे, हमारा पानी को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, या हमारे किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट के ऊपर दूर मार के मारने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान फिर कोई चीज रिजर्व में नहीं रखेगा। तो उसका मुतहम्मल ना पाकिस्तान हो सकता है, ना इंडिया हो सकता है, ना खित्ता हो सकता है, ना बैनुल अक़वामी जो माहौल है वो हो सकता है। दैट इज वाई दुनिया ये नहीं चाहती कि एस्केलेट हो। पाकिस्तान की एक कैलकुलेटेड पॉलिसी है और ये वेरी गुड है। अल्लाह के करम से हर चीज का जवाब मिल रहा है। इन एडिशन टू दैट DGISPR ने अपने तौर पे पूरा बताया है। जनरल साहब, परमानेंट सोल्यूशन की बात हो रही है, आपके ख्याल में परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा भूखे लोगों का वो इंडिया के अंदर है, सब कॉन्टिनेंट में, गुर्बत और अफलास बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसलिए हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जंगों में हम अपनी एनर्जी को ज़ाया करें। परमानेंट सोल्यूशन साउथ एशिया में यही है कि कश्मीर के लोगों को उनका हक़ राजदही दिया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए और वहाँ रिप्रेशन ख़त्म किया जाए। 7 लाख की फ़ौज उनके सरों पर चढ़ाई हुई है और आए दिन, और सिखों के ऊपर भी ज्यादती हो रही है, वेस्ट बंगाल में भी ज्यादती हो रही है। आप ये देखें कि आपने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया तो उन्होंने उड़ा के रख दिया इंदिरा गांधी को। आपने तामिल्स के साथ तो ज्यादती की, श्रीलंका के अंदर भी जाके तो आपने किया, उन्होंने राजीव गांधी पे हमला कर दिया। आप इन चीज़ों को खुद विद इन सोल्यूशन इंडिया के अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दूसरों को ब्लेम मत करें कि ये टेररिस्ट हैं, ये है। अपने गिरेबान को देखने, अपनी वो कहते हैं ना मंजी के नीचे डंडा फेरें। आप देखें कि जो समझौता एक्सप्रेस फरवरी 2007 में आपका एक सिटिंग कर्नल इन्वॉल्व था, 8 लोगों के ऊपर फिक्स हुआ, 4 को आप अदालत ने 4 को रिहा कर दिया। 68 लोग मुसलमान पाकिस्तानी बॉर्न और जो आए थे वो सारे उसके अंदर लुकमे अजल बन गए, बेचारे शहीद हो गए। आपने क्या किया? कलभूषण भी आपका सर्विंग नेवी का ऑफिसर था, वो भी पकड़ा हुआ है, इधर बैठा हुआ है। तो देयरफॉर किस मुंह से ये इंडिया कह रहा है? तो देयरफॉर मैं ये समझता हूं कि हल यही है कि लोग वोट आउट करें, इस मोदी को हटाएं, सेन लीडरशिप आए, ऐसी लीडरशिप जिसकी मिसाल नेल्सन मंडेला जैसे लोग कायम करके गए हैं कि आप लर्न टू लिव टुगेदर, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का सबक जो चाइना भी देता है और हम भी चाहते हैं। हमारी भी जो फिलॉसफी है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से फरवरी 1948 में किसी ने पूछा था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद क्या होगी, तो उन्होंने कहा सबसे दोस्ती, नंबर 2 किसी के खिलाफ एग्रेशन नहीं, नंबर 3 हम अपने सब लोगों के साथ यानी स्पेशली नेबर उन्होंने कहा और सुपर पावर्स के साथ बेटर रिलेशन रखते हैं, हम UN के चार्टर पे अमल करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये कहा कि हम ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड नेशन के साथ खड़े होंगे, खा वो कश्मीरी हो या पैलेस्टीनियंस हो। हम उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, हम UN के चार्टर पे चलना चाहते हैं।